जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलते दौर में। बदलते दौर में समय है आपके साथ रूबरू होने का, एक और टॉपिक पर डिस्कशन करने का जो जुड़ा है हमारे समाज के साथ, हम सभी लोगों के साथ। बहरहाल उस टॉपिक पे मैं आपसे रूबरू करवाऊं और आज के पैनलिस्ट से आपको मिलवाऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी ने जीता कई लोगों का दिल, स्पेशल ट्रेन मोदी एक्सप्रेस चली। जनरल बीके सिंह का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि 370 धारा को हटाएंगे जम्मू कश्मीर से। संत रामपाल को हिसार में गिरफ्तार करने के लिए 30,000 सैनिकों का लगा जमावड़ा। मोदी के गांधी वाले बयान पर कांग्रेस भड़की, कहा तब उनको गांधी क्यों नहीं याद आया जब 2002 के हुए थे दंगे। सानिया और श्रीकांत ने जीता चाइना ओपन, सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश का लिया एक गांव गोद। और हेडलाइंस के बाद मैं एक बार से आपका स्वागत करता हूं और अब समय है टॉपिक से आपको रूबरू करवाने का। आज का टॉपिक है आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एनजीओज एंड द चैलेंजेस बिफोर द एनजीओज। तो इन दोनों पर हम बात करने के लिए टुडे वी हैव a big panel. I have got Dr. Anil Aneja, Vice President of AICB. He also won the National Award 2014. Sir, congratulations and welcome. Thank you very much, Anish. I have got the Vice President of National Federation of the Blind, Ma'am Kusum Lata ji. She also became Vice President recently. Ma'am, congratulations and welcome. Thanks. I have got the General Secretary of National Association for the Blind, Mr. Ram Krishan ji. Sir, welcome. Okay, thank you. Hello. I have got the founder member of Mitra Jyoti, Madhu Singhal ma'am with us. Ma'am, welcome. Namaskar. And also we have got Dr. Ramesh Rin. He is a Braille awardee and President of Progressive Society, along with Professor of Political Science in Satyavati College. So welcome. Thanks. So first of all, today listeners, this is the first time from NFB Delhi somebody is joining us. After a long time we have got them. So आज आप अपने क्वेश्चंस स्काइप पे हमें सेंड कर सकते हैं। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान आपको मालूम है और काफी देर से को क्वेश्चन पहले से ही आने शुरू हो गए। तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनेजा सर, एक सिंपल सा प्रश्न, क्या किसी का मॉरल राइट है एनजीओ से कुछ एक्सपेक्ट करना? आई मीन हम हमारे सोसाइटी के लोगों का, जिनको समाज का नैतिक अधिकार है एनजीओ से अपेक्षा करना, और अगर उनकी उपेक्षा होती है तो वो भी नैतिक अधिकार है समाज का कि उनकी टिप्पणी करें उनके विरोध या पक्ष में, या वो जो भी करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए डिमांड की जाए। बिकॉज एनजीओ का जो जन्म है वो समाज की आशाओं से हुआ है। एनजीओ का जो जन्म है समाज की आशाओं को पूरा करने के लिए हुआ है, और एनजीओ का काम भी अक्सर समाज के द्वारा पैदा किए गए स्रोतों से, रिसोर्सेज से चलता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स हों या फिर सोशल डोनेशंस हों, कंट्रीब्यूशंस हों। और इसलिए डेफिनेटली समाज को, लोगों को पूरा नैतिक अधिकार है कि वो एनजीओ से उम्मीद करें, उनके लिए ऐसे पैमाने स्थापित करें जिनको पूरा करना शायद उनके लिए कठिन होना चाहिए। बिकॉज एनजीओ को अगर हमने कोई काम हाथ में लिया है तो हमें उसको पूरा भी करना चाहिए या फिर हाथ में नहीं लेना चाहिए। एनजीओ एक वॉलंटरी सेक्टर है, और जब एनजीओ ने कॉन्शियसली एक किसी काम करने का बेड़ा उठाया है तो उनका ये कर्तव्य नैतिक और कानूनी भी बन जाता है कि वो उस काम को ठीक से करें। जी रामकृष्ण सर, आपसे जानना चाहूंगा। हाँ जी।
जो आजकल जो इसका जो पहला पार्ट हुआ था, मैंने लोगों से व्यूज मांगे थे इस डिस्कशन पे, तो उन्होंने बोला था कि ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत जरूरी है कि होनी चाहिए। और बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनको विश्वास नहीं है कि एनजीओज में पारदर्शिता हमारे जो लिए काम कर रहे हैं वहां पर है। तो इस विषय में ट्रांसपेरेंसी किस हद तक होनी चाहिए, आपको लगता है होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या हमारी एनजीओज में ट्रांसपेरेंसी है, इसके पक्ष में बोलिए। देखिए, ऐसा है कि मैं इससे ये जो व्यू इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि एनजीओज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारे कोई लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन मेरे एनजीओ जो हैं और हमारे जो यहाँ जो आपने आमंत्रित किया है, ये सभी एनजीओज के लोग ऐसे हम आए हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल है। और नायब इंडिया 5 तत्वों से हम लोग विश्वास करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी, सेंसिटिविटी एंड गवर्नेंस, ये 5 चीजों हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी को लोगों को एक्सपेक्ट करना भी चाहिए और हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। अगर कुछ काम हमसे नहीं भी होता है, फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करके बोलते हैं लोगों को कि भाई हम आपका काम हमसे क्यों नहीं हो रहा है। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हमें मेंटेन करना भी चाहिए और हम लोग मेंटेन करते भी हैं और होती भी। जी कुसुम मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या मानती हैं जो हमारी एनजीओज हैं और साथ में एनजीओज का जो दायित्व वो निभा रही हैं, उसके साथ साथ अगर प्रेशर ग्रुप का काम भी वो करें, तो आपको लगता है कि सभी एनजीओ साथ साथ ये दोनों काम कर सकती हैं, और अगर करती हैं तो क्या ये बेनिफिट हो सकता है? सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, जो आपका प्रश्न है वो आज के समाज की आवश्यकता से ही उपजा है। और आवश्यकता ये है, जैसा कि डॉक्टर अनिल अनेजा ने कहा था, कि समाज से ही की आशाओं से ही एनजीओ का जन्म होता है। समाज की आशाओं से जन्म किस लिए होता है? बहुत से ऐसे काम होते हैं जो पूरी तरह से कोई भी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और सामाजिक सेक्टर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अलग अलग एनजीओज उठाती हैं, जहां एक उपेक्षित भाग को लेते हैं, समूह को लेते हैं, कामों को लेते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाना किसी भी एनजीओ का काम होता है। एनएफबी का जो दर्शन रहा है वो रहा है संपर्क, सीधा संपर्क जनता के साथ, सहयोग, संघर्ष और उसके बाद सेवा। इन चारों तत्वों को मिलाकर एनएफबी का दर्शन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का दर्शन बनता है। और इन चारों तत्वों के आधार पर आगे जो प्रेशर ग्रुप की आप बात कर रहे हो, अगर वो प्रेशर ग्रुप का काम एक सीधे आम आदमी से जुड़कर नहीं कर पाती कोई एनजीओ, तो फिर आप मानिए, क्योंकि ये सत्ता का युग है, पावर का युग है, आप किसी को एम्पावर नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पावर नहीं दर्शाएंगे तो आप किसी को एम्पावर नहीं कर पाएंगे। इसलिए एनएफबी ने शुरू से ही, जब से इसका जन्म हुआ है और विशेष रूप से जब से ये रोंगटा जी के नेतृत्व में काम कर रही है 1980 से, तब से इसने प्रेशर ग्रुप का काम भी किया है। और ये आप सभी जानते हैं कि जिस तरह कानूनी लड़ाई को लड़कर और जितने तरह के संघर्ष को करते हुए आम जनता को सामने खड़ा करके अपने साथ लेकर इस सेक्टर के लिए, दृष्टिबाधित समाज के लिए जिस तरह से काम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने किया है, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि भारत में कोई और भी संस्था इस तरह का काम करती रही है। ये उसका पहला दर्शन है। नहीं, आप प्रेजेंट की बात कर रही हैं या आप पास्ट की बात कर रही हैं? नहीं, पास्ट से लेके आज तक की बात कर रही हूँ, पूरे इतिहास को सामने रख के उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की बात कर रही हूँ। जी, ओके। सो डॉक्टर सरीन जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप मैम कुसुम जी की बात से सहमत हैं, नंबर 1? और आपके लिए जो प्रश्न है मेरा, कि हमने देखा है कि कई एनजीओज की जो लीडरशिप है वो डेकेड से चल रही है, वो सेम रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसमें आप यूथ की, जब यूथ आगे आना चाहता है, कोई पॉसिबिलिटी आपको कोई दिखाई देती है? तो यहाँ ये कितना बड़ी हर्डल है समाज के बीच, जब एक ही रिप्रेजेंटेटिव डेकेड से अपनी पोजीशन संभाले है और किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही? देखिए, सहमति असहमति तो एक लंबी बात हो जाएगी, मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कल्चरली स्पीकिंग, आइडिएशनली स्पीकिंग भी ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि इस मंच से मैं असहमति जाहिर करूं। और मैं इस बात से सहमत हूँ दानिश जी, क्योंकि आपने किसी से भी सहमति और असहमति का प्रश्न नहीं उठाया।
अभी डिस्कशन शुरू हुई है मैम, अभी डिस्कशन शुरू हुई है। नहीं, जैसा जैसा आपने सबसे प्रश्न पूछा, किसी से सहमति असहमति का प्रश्न नहीं पूछा आपने, हर एक प्रश्न। जी ओके नहीं, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। ओके, मेरी बहुत क्लियर सोच ये है, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, उसके लिए अलग मंच होगा। जहां तक आपने सवाल उठाया नेतृत्व के बदले जाने का, मैं अपने देश के अंदर पूरे के पूरे तंत्र, चाहे वो सरकारी तंत्र हो चाहे गैर सरकारी तंत्र हो, और उसको बहुत सिंसियरली देखता हूं, तो सेकंड लीडरशिप तैयार करने की चिंता किसी को नहीं है। और ये आने वाले समय के लिए चैलेंज है। बदकिस्मती से सारे के सारे नेता जिस दिन मर जाएंगे, संगठन कहाँ जाएंगे किसी को नहीं मालूम। मतलब बुरा लगेगा, लेकिन एक कड़वा सच है। मुझे याद है एक जर्मन डोनर आया था इंडिया में, उसने कॉल साहब से यही सवाल पूछा था, व्हाट अबाउट आफ्टर यू, एंड ही वाज आंसरलेस। ये एक सीरियस मुद्दा है, इस पर सोचा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसको हटाओ या किसको बनाओ, लेकिन सेकंड रैंक लीडरशिप तैयार करो, वो तैयार होती दिखनी चाहिए, वो जनता से जुड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ हो ये रहा है, जो थोड़ा बहुत ही तैयार होता है, प्रयास होता है कि उस कांटे को निकालो और अपने आप को बनाए रखो। वो कोई भी संगठन हो, मैं अगर इस पर बात की जाए, नेतृत्व वाला पूरा का पूरा एक अलग टॉक रख सकते हैं। मैं विद ऑल एग्जांपल्स बता सकता हूँ क्या कुछ हुआ, क्योंकि मेरा टोटल वर्क ही इसी पे है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व को एक अगला कोई ऑप्शंस होने चाहिए बाद में भी, जो हमारे मेन लीडर्स उसके बाद? जी, क्योंकि एआईसीबी का विशेष रूप से नाम लिया गया है, तो मेरे को उत्तर का अधिकार होना चाहिए। नहीं, एआईसीबी का नाम, एक मिनट जी, और हमें भी रामकृष्ण संस्थाओं के बारे में, अपनी अपनी संस्थाओं के बारे में बात अगर ना करते अच्छा होता, पर नामों पे आ गए हैं तो वही सही। एक मिनट प्लीज, बहुत अच्छा काम सारे कर रहे हैं एआईसीबी में, और भी लोग हैं। और कौल साहब की पर्सनल बात करें जी। दानिश जी, लेट मी क्लेरिफाई। मैं कौल साहब का जिस एग्जांपल दे रहा हूँ जिस समय का, तब वो एआईसीबी में नहीं थे, तब वो एनएफबी में थे, और एनएफबी को अच्छी खासी ग्रांट जर्मनी देता था। अगर हम चीजें पढ़े तो हमें चीजें समझ आएंगी। नहीं, ठीक है, आपने सर मैं रामकृष्ण बोल रहा हूँ जी। ये इस सवाल को हम अब आगे भी हमें जरूर इस सवाल में जवाब देने की कष्ट मैं जरूर टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज़ कई बातें कही हैं जो एक बहुत जजमेंटल के हैं दानिश जी, और हमें उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए। आपका बिल्कुल टाइम होगा, बिल्कुल आप देंगे। आपके अपने अपने क्वेश्चन के साथ साथ सभी आप अपनी बात पहले रखेंगे। जो प्रश्न मैं नहीं भी पूछ पाऊंगा, मैं आप सभी को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप ओपनली अपने विचार रखिए। पहले आप मधु जी को, जी बिल्कुल, मैं उन्हीं को इनवाइट कर रहा हूँ मैम। प्लीज कीप बी पेशेंट। जी मधु मैम, आपके लिए प्रश्न है। एक बहुत आरोप लगता है जो एनजीओस पर, वो ये भी लगता है कि आजकल क्या हो रहा है, हर एनजीओस अपनी अपनी एनजीओस को प्रमोट कर रही हैं, रेदर देन कि जो सोसाइटी की नीड्स है उस पर बात की जाए। तो इस पक्ष में आप क्या कहेंगे? जी मधु मैम। हेलो जी मधु मैम, आप सुन पा रही हैं? Okay, so Bala will try to get her back. Some internet issues are there. जी रामकृष्ण सर, मधु मैम हमें ज्वाइन करती है तो हम उनसे पूछते हैं। तो अभी अनेजा सर से हम ये प्रश्न अनेजा सर से जाता है और आपने बात रखें। जी हाँ, देखिए राम, would you like to speak first or should I continue? No, your turn. You go ahead. आप बात करो। ओके, देखिए दो तीन बातें कही गई। जहाँ तक सर मधु मैम आप आ गए? हेलो जी हाँ जी मधु मैम, आपसे प्रश्न था जी। सॉरी सर, मैं आपके पास आता हूँ। नहीं, कोई समस्या नहीं, आप आराम से। मधु मैम जी, आप सुन पा रही हैं मधु मैम? अच्छा जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि एक एनजीओ पर आरोप लगता है बहुत ज्यादा कि दानिश जी आपकी आवाज नहीं आती। अभी आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं अनिल सर मेरे? बाकी लोग सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छा, बाकी लोग हम तो सुन पा रहे हैं सर। जी आई थिंक आपके नेटवर्क में इशू है कोई, कुसुम मैम। वेल मधु मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक आरोप लगता है एनजीओ के ऊपर कि आजकल क्या हो रहा है, सभी एनजीओ अपनी अपनी एनजीओ को प्रमोट कर रही हैं रेदर देन कि सोसाइटी की जो जरूरतें हैं
जो अधिकार हैं उस पर बात की जाए, तो इस पक्ष में आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, हेलो जी जी हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है इस बारे में कि देयर आर सो मेनी एनजीओज नाउअडेज वर्किंग। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो कि मेन एनजीओ से जुड़े हुए हैं, चाहे एआईसीबी है, एनएफबी है, एनएबी है, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जिन्होंने की ईयर्स टुगेदर बहुत अच्छे काम किए हैं और एक जगह पे अब पहुंच गए हैं कि वो लोग बहुत सारे लोगों से भी जुड़े हैं। तो ये कह देना ठीक नहीं है कि भाई एक एनजीओ पे आरोप लगा कि भाई वो एनजीओ कुछ नहीं कर रही है, अपनी एनजीओ को ही प्रमोट कर रही है। किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैं एनजीओ कह रहा हूँ, जनरली आई एम टेलिंग। तो वो गलत हो जाता है। इसमें दो तीन तरह की चीजें आती हैं कि एनजीओ कई बार काम करना भी चाहती है, कुछ चैलेंजेस वो लोग भी फेस करते हैं, कुछ तरह से वो काम करना भी चाहते हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, एनजीओ की तरफ से देखें और सोसाइटी की तरफ से देखें, तो मेरे ख्याल से हम दोनों को मिलजुल कर ही काम करना है, क्योंकि सोसाइटी है इसीलिए एनजीओ चलती हैं। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, ये गलत है। मे बी कुछ एनजीओ ऐसी आजकल मतलब ये देखा जा रहा है कि भाई एनजीओ लाइक मशरूम्स आ रही हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी एनजीओ आ गई हैं। हो सकता है कि एक प्रति व्यक्ति का कोई ऐसा मतलब रहा हो, कोई ऐसा